आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। बीएससी वाला सीकर चैनल पे, शेखावाटी एग्जाम अड्डा पे आप सभी को तमाम प्रकार की एमए एमएससी के लिए जो क्लासेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और किस प्रकार के आगे वाला पेपर रहने वाला है वो भी हमें जानकारी दे देना। इसके लिए चलो करते हैं शुरुआत। चलो करते हैं शुरुआत। ये जो आपकी क्लास रहने वाली है, ये आपकी पीजी फॉर पीजी क्लासेज रहने वाली है, पीजी स्टूडेंट के लिए। थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास है। कौन सी सेमेस्टर की क्लास है? थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। तो लोग करते हैं शुरुआत। पहला पहला प्रश्न। हाँ, पहला प्रश्न पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, तीनों को इंस्टाग्राम आईडी हंसराज बडारिया, नितेश चौधरी 5600 और शंकर बंशीवाल। हाँ, शंकर बंशीवाल, ये आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार का आपका पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर लेने के लिए आप इस पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। और चैनल अपना बीएससी वाला सीकर और शेखावाटी एग्जाम अड्डा, दोनों ही चैनल अपने हैं, इनको लाड प्यार करो, सब्सक्राइब करो। बिल्कुल सर, कर देंगे। अब करते हैं शुरुआत। पहला पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, क्या है भारत की भूआकृतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? क्या है भारत की फिजिकल स्ट्रक्चर? तो इसमें देखें तो भारत में देखा जाए तो उत्तर की ओर देखा जाता है तो यहाँ पर सर हिमालय पर्वतमाला है, और हिमालय पर्वतमाला के बाद में यहाँ पर देखा जाए तो गंगा का मैदान है, ये थार का मरुस्थल है, ये पठारी मैदान है, और ये आपका तटवर्ती क्षेत्र है। कंप्लीट। अल्लू सर जी, यही है अर्थ, यही है, और के वो लो देखो, भारत की भूआकृतिक संरचना तात्पर्य देश के भौतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, मैदान, पठार, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों के बारे में विशेषताओं के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। अब है यूजी एंड पीजी। अब तो यूजी छोड़ो थे, पीजी का मान स्टूडेंट हो, पीजी का स्टूडेंट होने के नाते थाने एक एक टॉपिक पर हजार हजार लाइन तो आनी चीज है। अच्छा, हजार लाइन? अरे तो हजार लाइन कौन सी बड्डी है, तो थार का मरुस्थल का मारा का मान थान लिख बन के दे हुए है, तो थे पर 5000 लाइन भी लिख सको, क्यों कौन लिख सको? राजस्थान का टाबर को नहीं कहते, बालू का स्तूप होते हैं, रेत के टीले होते हैं, थार होता है, हमने देखे हैं, हम टीबड़े में घूम के आए हैं। हाँ सर, अनुदेद्रीय प्रकार के होते हैं, पैरोबोलिक प्रकार के होते हैं, ये आप बता सकते हो। हिमालय के बारे में, तो उत्तर का सबसे उत्तरी भाग, भारत में सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो हिमालय है, सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, ये कई प्रकार से बंटा हुआ है, ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। एक बारह का माए एक एक बारह कौन कौन सा राज्य का माए पेलियोडो है। हिमालय सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है, और भारत का माए स्थित कंचनजंगा के टू गोड विनास्टिन है। हाँ सर। ओहो, ओ ओम पो हैं, आए तो है। एमए का टाबरो, एमएससी करो दे, एमए को नहीं, ज्योग्राफी एमएससी को सब्जेक्ट है, ठीक है। ए जानकारी तो लिख सको, पर्वत का बारे में लिख दियो, पठार का बारे में लिख दियो, हाँ सर समुद्र तल से ऊंचाई बता दियो, यही चीजें है तो और क्या बता सो। तटीय मैदान में, ये तटीय क्षेत्र जो है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो इलाका होता है, वो तटीय तटीय राज्य कौन कौन से, इनके बारे में जो इनके ऊपर स्थित हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बंदरगाह है इसके आसपास में, जैसे मुंबई हाई क्षेत्र में क्या है, तेल का कुआं है, असम का डिगबोई है, उसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखने होते हैं। खनिजों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, खदानों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। बिल्कुल सर, लिख देंगे। देखो, सिंधु और गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु नदी कहाँ से किधर से आती है और पाकिस्तान में चली जाती है, और कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में भौगोलिक दृष्टि से भारत के लिए क्या विशेषता रखती है, क्या इंपोर्टेंस है। गंगा के बारे में आप सब जानते हो, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गंगोत्री नामक निकलती है, जहां से निकलती है वहां पर स्थान भोगती है। हाँ सर, अलकनंदा मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, प्रयाग सुनेड़ा है क्या? अरे गुरु जी, मैं तो सुनिया तो गणा ही और तो सुनिया तो फिर लिखनी है। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, बताओ देने कमेंट का माए बताओ। शम्मा देख सु देखा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाओ है, और जमुना की को नाम है अभी बता दीजिए साके साके। चलो करा बात आगे लियो। आई चीज है जी मैं बताइए था, आई चीज है जी बताइए। देखो, रेगिस्तान क्षेत्र में रेगिस्तान के बारे में विशेषताएं है। रेगिस्तान जो है ये कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कौन कौन से, इसका नाम तो थार का मरुस्थल है, पाकिस्तान में इसका नाम चोलिस्तान है, भारत में 85% है, 15% राजस्थान का माइन है। हाँ सर जी, कितना परसेंट है? भारत का माए 85% है, पाकिस्तान में 15% ही है। और पाकिस्तान में नाम चोलिस्तान, भारत का माए थार को मरुस्थल, राजस्थान भारत का माए पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में खनिजों का बड़ा भंडार है, प्रायद्वीपीय भंडार।
यहाँ पर खनिजों का नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र में, ये गोदावरी के आसपास के क्षेत्र में, तो ये जो आपको देखने को मिलता है भ्रंश घाटियां देखने को मिलती है, वो सारी की सारी डिटेल से बतानी है। अगला प्रश्न है वोल्केनो क्या है। भारत में खनिजों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। खनिज कहाँ पर मिलेंगे, जहां पर पठारी बाग होगा, पठार जो होगा या पहाड़ जो होगा, पहाड़ी या चट्टानी बाग में क्या मिलता है, खनिज देखने को मिलता है। तो देखो भारत में खनिजों का वितरण प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से भूगर्भीय, जैसे कि विवर्तनी की गतियां होती है, वोल्केनो ज्वालामुखी विस्फोट के अवसाद से संबंधित है। ज्वालामुखी फटती है तो क्या होता है, ऐसा होता है। तब क्या होता है, ज्वालामुखी गर्म होती है और ठंडी होने के बाद क्या होता है, ठंडी होने के बाद क्या होगा जी, ठंडी होने के बाद वो जम जाती है और भूगर्भ से क्या निकाल के लाती है, खनिज संसाधन निकाल के लाती है। क्यों लेवन है। हाँ, हिमालय में चट्टानी भाग शामिल है। हिमालय में चट्टान नहीं होती, होती है सर। देखो भूगर्भिक संरचना में भारत की भूगर्भिक संरचना ऑर्कियन चट्टाने, गोंडवाना चट्टाने, डेक्कन ट्रप, डेक्कन दक्षिण भारत का, हिमालय चट्टाने शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार प्रदान करती है। खनिज कहाँ मिलते हैं, चट्टानी बाग में मिलते हैं। भौगोलिक स्थान अधिकांश प्रमुख है खनिज संसाधन है मंगलुरु, कानपुर में पाए जाते हैं। भौतिक विशेषताएं, पठार खनिजों का भंडार होता है, जैसे कि मालवा का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार होता है ना, जिन्होंने देश के औद्योगिक महत्व है, औद्योगिकरण के कारण महत्वपूर्ण भूमिका उद्योगों में खनिजों का उपयोग किया जाता है, आप समझते हो। अगला प्रश्न क्या रहेगा, मानसून की कार्य प्रणाली क्या होता है। मानसून क्या होता है, मानसून क्या होता है, तो जब समुद्र से क्या होता है, समुद्र से क्या होता है, बादल बन के स्थल की ओर चलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। और मानसून जो होता है भारत में, सबसे पहले बात करें कौन सा आता है भारत में मानसून, भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा आता है भैया, जून महीने में क्या आता है, मानसून आता है। और भारत में दो शाखाएं मानसून की प्राप्त होती है, एक तो अरब सागर की शाखा है और दूसरी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। हाँ जी, देखो मानसून की कार्य प्रणाली मुख्य रूप से मौसमी हवाओं से उल्टने की प्रक्रिया है, जो तापमान और दबाव के अंतर को प्रेरित करती है, अधिकांश वर्षा होती है। तो मानसून का सूत्र भी आप ध्यान रख लेना, क्या होता है, टी समानुपाती 1/p। यदि तापमान बढ़ेगा दबाव बढ़ेगा, टी यहाँ पर तापमान है, पी यहाँ पर प्रेशर है, तापमान बढ़ेगा तो इसका व्युत्क्रमानुपाती चलता है और पवनें इसी प्रकार चलती है। ये पवनों के कारण ही जो प्रभाव देखने को मिलता है वही आपको मानसून पर क्या करता है, निर्भर करता है। आगे बाद में बात करूंगा मानसून का, आगे भी प्रश्न आएगा, तो ठीक है लो जी। भारत की प्रमुख मृदा कौन सी होती है, और भारत में घनी प्रकार की मृदा मिल रहा है, काली, पीली, लाल, लेटेराइट, अलियो सर जी काम कंप्लीट हो यही है, यही तो अब थाने ध्यान होना चाहिए कौन कौन सा राज्य का घटा घटा मिल। मरुस्थलीय मृदा जैसे कहाँ मिलती है, तो पश्चिमी राजस्थान में मिल सकती है। बलुई कहाँ मिलती है, बालू मिट्टी, आई हो रहा है, ठीक है। काली मृदा कहाँ मिलती है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह राज्यों में सर्वाधिक मिलती है। हाँ हाँ, इसके साथ ही जलोढ़ मृदा देखने को कहाँ मिलती है, तो ये मृदा देखो, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल है, पीली है, लेटराइट मृदा है। पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा, पर्वतीय मृदा कहाँ होगी, शुष्क मृदा कहाँ होगी, जहाँ पर वर्षा की कमी होगी, जल की कमी होगी, वहां शुष्क मृदा होगी। अब ये बताने की कहाँ आवश्यकता है, ये कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई जगह ऐसी होती है जहां पर बर्फ के पहाड़ होने के कारण भी शुष्कता आती है। सर क्यों, क्योंकि वो हम्म सारा दिन होगा ये भाई। अच्छा, ये प्रश्न कौन बता भाई। वनों की कटाई का तात्पर्य क्या होता है, वनों की कटाई, वनों की कटाई का मतलब पेड़ काट लिया, बस सिंपल। लियो और देखो लेके लाग रहे हैं, कहीं है क्रोध है, कहीं है। वनों की कटाई क्यों की जा रही है, फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए, बस्तियां बनाने के लिए वनों की कटाई की जा रही है, औद्योगिकरण के कारण की जा रही है। वनों की कटाई का तात्पर्य प्राकृतिक वनस्पति अंधाधुंध विनाश है, आमतौर पर भूमि को अन्य उपयोगों जैसे कृषि शहरीकरण और परिवर्तन कर देना। उद्योगों की स्थापना शहरी कृषि कार्य के लिए भी अपन काट देते हैं। बस्तियां, मानो बस्तियां, शहर जो होते हैं पहले दिल्ली छोटी सी थी, नोएडा वगैरह शहर आसपास में यहाँ पर बड़े बड़े बस्तियां बस गई, जिसके कारण भी आपको क्या करना पड़ रहा है, वनों की कटाई करनी पड़ रही है। आगे वाले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, सुपरफास्ट के रूप में कर लेते हैं। हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन भारत में, हरित क्रांति बीजों के उत्पाद, ये HIV
सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के माध्यम के लिए ये बड़े पैमाने पर वृद्धि की अवधि थी। तो हरित क्रांति किसके लिए हुई थी? कृषि के लिए हुई थी, खाद्यान्न कृषि के लिए। ठीक है, लो जी, होगा ये। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति हुई ही दूध के लिए, दुग्ध, दुग्ध के लिए। तो भारत में इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनना था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध क्रांति, मिल्क रिवोल्यूशन से है। अगला क्या है? मछली पकड़ना वही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो, मछली पकड़ रखी है, मछुआरा है, मछुआरा करी ही मछली पकड़वाई खातर कौन सी क्रांति? सर जी, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित थी, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन को क्या था? बढ़ावा देना था। मछली का क्या था? मत्स्य को बढ़ावा देना। अगला क्या है सर? अगला बाढ़ और सूखे के कारण समस्याएं। अब देखो, बाढ़ आ जाना भी समस्या हो जाए और सूखो पड़ जाना भी समस्या हो जाए। आप बात मत न बताऊं तो ठीक है, न बताऊं तो कोई जरूरी को नहीं। अब देखो, इस क्षेत्र का माए और सूखो पड़ गयो, मतलब नालों पानी कमी आई। तो मुझे नहीं लगता आपको आता नहीं है, ये आपको आराम से कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुपरफास्ट कर लेना है। लो, शक्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संसाधन उन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत गैस, विद्युत जल और नवीनीकरणीय स्रोतों से संबंधित है। आगे बात करें, भारत के प्रमुख लौह अयस्क इस्पातों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों में जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा और बोकारो है। ठीक है, आगे बार हम डिटेल में पढ़ाई है, पहले निकला सका मैं देख सको। वस्त्र उद्योग से, अरे वस्त्र उद्योग सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? बताओ। देखिए, इंडिया में सबसे पहले वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मुंबई को या अहमदाबाद को? जल्दी से बताओ, यह है या सूरत को? यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? रोजगार प्रदाताओं में से एक है। विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त के स्रोत मिलते हैं यहाँ पर। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग क्या है? वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग है। आगे बात करें, भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व को विवेचना कीजिए। देखो, जनसंख्या वृद्धि क्यों है? थाने बेरो है। हाँ सर जी, जनसंख्या वृद्धि। अब देखो, स्थिर जनसंख्या वृद्धि 1901 से 21 के मध्य 21-51 में निरंतर वृद्धि दर देखी गई। स्वास्थ्य में सेवा में सुधार मिला। 51 से 81 में जनसंख्या विस्फोट और मृत्यु दर यहाँ पर क्या आती है? भारी गिरावट आती है। और 1981 के बाद वृद्धि में गिरावट का रुझान वापस स्टार्ट किया जाता है। अपन ने कोशिश की कि जनसंख्या बच्चे दो ही अच्छे, समझ गए बात। आगे बात करें जनसंख्या वितरण, तो जनसंख्या वितरण वाला पहले वाला क्वेश्चन है, रिपीट है आपको। आपको जनसंख्या वितरण में देखो, सर्वाधिक आप ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ बढ़ती है? ये आपके 382। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 282 था, 82 था। सर्वाधिक 1106 बिहार का है, कम 17 अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण बताओ। जनसंख्या वृद्धि का कारण कहीं है? अशिक्षित लोग हैं, लोगों का मां भ्रम है क्या बच्चे तो भगवान का प्रसाद होते हैं, और बच्चे को भगवान का प्रसाद मना नहीं करना चाहिए। अब मैं कहीं बताऊं, क्लास लाइव रहेगी ऑफलाइन हो तो मैं बता देता हूँ। कई कई लोग तो यानी कि आत्मा है, महिला हुए चाहे पुरुष हुए, सरकार के हुए फ्री कमाई भी देवे, पर क्या कि मैं थैली क्यों प्लेटा भी कारण भी जनसंख्या बढ़ जाए। चलो ठीक है, बाकी मैं बात बताशू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ लेना आराम से। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप शंकर बरसीवाल पर कमेंट करके इन प्रश्नों का डिटेल आपको मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का। ठीक है, छोटे वाले मैंने बता दिए हैं, ये बड़े वाले प्रश्न भी आप देख के जाएं, ये आपको बड़े वाले प्रश्न। ठीक है सर, ये 4 प्रश्न बड़ा है। अभी
ठीक है भैया, ये छोटे वाले हैं, बाकी बड़े वाले आएंगे। ठीक है, ये आपके बड़े वाले प्रश्न है, सी वाले, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये छोटे वाले प्रश्न है वापस से, तो आराम से इनको मैंने बता दिया है, डिटेल से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है भैया, ओके, लास्ट। ठीक है, थैंक्स। ओके, कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू।